हेलो बच्चों, ब्रह्म गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं मानवी सिंह स्वागत करता हूं। और हम लेके आए हैं ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिक। राइट। तो अभी हमें साइंस की क्लास कितनी हो गई थी? 2 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके थे साइंस की। अब ये तीसरी क्लास है। तो साइंस की ये स्पेशल बीपीएससी बच्चों के लिए है, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये क्लासेस है, बीपीएससी वाले बच्चों के लिए। और यूपीपीसीएस की भी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए पूरे घटना चक्र कराऊंगा। ये बीपीएससी स्पेशल पेपर है उनके, तो ये बीपीएससी के लिए स्पेशल है, लेकिन यूपीपीसीएस वाले भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस तो सब सेम ही है, ठीक है। तो साइंस तो आना ही है यूपीपीसीएस में भी। तो ऊष्मा और एवं ऊष्मा गतिक उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है और स्टार्ट करते हैं थर्ड क्लास, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखना है, अच्छे से देखते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना आप लोग बच्चे, ठीक है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो बोल रहा है कि वह ताप, क्या बोल रहा है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं। मतलब वह ताप कौन सा है जिस पर, वह ताप बिंदु कौन सा है जिस पर ठोस, द्रव, ठीक है, और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं। कैसे रह सकती हैं? ठोस रह सकती हैं, द्रव रह सकती हैं, ठीक है, और गैसीय अवस्थाएं रह सकती हैं। तीनों अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं। वो तापीय बिंदु कौन सा है? ठीक है, क्वथनांक, गलनांक, हिमांक। देखो चारों ऑप्शन दिए, क्वथनांक दिया, गलनांक दिया, हिमांक दिया, या त्रिक, त्रिक बिंदु, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी बच्चे इसका आंसर बताएं। हाँ, तो त्रिक बिंदु इज द राइट आंसर, बिल्कुल। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। त्रिक बिंदु क्या होता है कि इस बिंदु पर क्या होता है, इस बिंदु पर इस बिंदु पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं त्रिक बिंदु पर, ठीक है। तो ये समझना हो तो मैं इसको समझा दूं एक बार, ठीक है, तो सुन लीजिए। वह ताप बिंदु, देखो वह ताप बिंदु, बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती हैं, त्रिक बिंदु। हाँ, जिसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, बिंदु कहलाता है। उदाहरण स्वरूप स्वरूप 611.657 7 पास्कल के आंशिक वायु दाब पर 273.16 किलोवाट जल का एक त्वरक बिंदु है, जिस पर द्रव जल, ठोस बर्फ और जल वाष्प एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, किसके किसके बीच, एक बार याद रखने की कोशिश करना कि उदाहरण स्वरूप ये इतने पास्कल, ये जो मैंने लिखा है इतने पास्कल, और पास्कल आंशिक वायु दाब, और 273 का, ये इतना क्या होना चाहिए, इतना वायुदाब होना चाहिए। मैं एक बार बता देता हूँ, देखो सब याद रहेगा कि ये क्या होता है। इतना वायुदाब होना चाहिए पास्कल में, ठीक है। और 273.16 एक छः किलोवाट, केल्विन। हाँ, केल्विन, या इसको लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस में 0.01 डिग्री सेल्सियस। इस पर क्या होता है, ये तीनों अवस्था, ये दोनों अवस्थाओं पर मैं एक बार मिटा के थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। देखो एक सेकंड रुक जाओ। हम्म, समझ लेना है इस चीज को, क्योंकि कुछ नई, जो भी नई नया लगेगा मुझे, मैं उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। ओके बच्चों, एक सेकंड। देखो कहने का क्या मतलब है मेरा, कि 611.657 इतने पास्कल दाब, दाब होना चाहिए, ठीक है। और कितना ताप, 0.01 डिग्री सेल्सियस इतना ताप होना चाहिए। इस वैल्यू पर क्या है, इस वैल्यू पर क्या है, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था है एक साथ रह सकती हैं। मतलब एक समय में रह सकती हैं, एक साथ रह सकती हैं, याद रखना, रह सकती हैं, ठीक है। तो अब बना रहेगा ना, तो ये याद रखना, ये याद रख लेना और ये याद रख लेना, ये दोनों पॉइंट, ठीक है। और इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। इसी त्रिक बिंदु कहते हैं, या इसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। चलें आगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला, 40 डिग्री सेल्सियस, क्या बोला है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेनहाइट स्केल में क्या है? तो 104 फॉरेनहाइट, 100 फॉरेनहाइट, 102 फॉरेनहाइट, या 75 फॉरेनहाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 40 डिग्री सेल्सियस का
इसका फ़ारेनहाइट में मान होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट का वो 40 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होगा, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको निकाल के चलो मैं बता देता हूँ, निकालना भी सीख लो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। तो इतना डिटेल आप कहोगे सर समझाओ मत, लेकिन समझाऊंगा मैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे निकालोगे, राइट? अगर कोई और पॉइंट दे दिया उसने कि इतने का पॉइंट निकालना, क्योंकि हमें तो एग्जाम देना ही है ना? देखो फ़ारेनहाइट क्या होता है, फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 और कितना डिग्री सेल्सियस दिया, 40, 40 को रख देंगे और प्लस क्या, 32। इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 104 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये फार्मूला होता है अगर किसको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना। क्या फार्मूला होता है, एफ बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, मतलब डिग्री सेल्सियस का मान रख देंगे तो आपका फ़ारेनहाइट निकल के आ जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो ये रखोगे आप, यहाँ 40 रख दिया, काट दोगे, ये 8 हो गया, ठीक है, 72 हो गया प्लस 32 हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो 104 हो जाएगा कि नहीं? चले आगे क्वेश्चन, बिल्कुल। तो अपने फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा फिजिक्स फिजिक्स के तरीके पढ़ना पड़ेगा ना। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, स्पिंड गैस के छोड़ने से, रसोई गैस से, या ठोस को पिघलाने से। तो कमरे को ठंडा कैसे कर सकते हैं बताओ? तो कमरे को ठंडा करने के लिए स्पीडित, वो संपीडित, सॉरी सॉरी माफी चाहूंगा, संपीडित गैस के छोड़ने से कमरे को क्या करते हैं, संपीडित गैस को छोड़ने से क्या हो जाएगा, कमरा ठंडा हो जाएगा। संपीडित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, जिसमें कमरा ठंडा हो जाता है। एयर कंडीशनर में संपीडित गैस ही प्रयुक्त होती है। तो एसी में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो एसी में जो गैस प्रयुक्त होती है वो संपीडित गैस प्रयुक्त होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एसी में कैसी गैस प्रयोग होती है, तो संपीडित गैस का उपयोग किया जाता है, याद रखोगे कि नहीं? तो कमरे को ठंडा करने के लिए कैसी गैस छोड़ी जाती है, तो संपीडित गैस को छोड़ने से कमरा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, तो बता देता हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा नंबर सबको पढ़े। अरे यार, ये बंद हो जा। हाँ, चौथा नंबर क्या बोला, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ठीक है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का अधिक कुचालक है, तो तांबा, सीसा, पारा या जस्ता, बताइए। तो निम्न में से कौन सा सीसा का सबसे अधिक कुचालक है? तो सभी बच्चे इसका आंसर दें, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो सीसा इज द राइट आंसर, बिल्कुल। जिस बच्चे ने सीसा दिया और कमेंट करते जाएं, जो भी क्लास देखें कमेंट जरूर करो, जो भी हो कमेंट करो, एक बार लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हम्म अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? वातानुकूल यंत्र से किस कारण कारण ठंडक होती है? गैस के दबाने से गैस को दबाने एवं मुक्त करने से, जल के बाष्पीकरण से, जल को दबाने से, या ठोस को दबाने से। मतलब वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है, जो वातानुकूल यंत्र होते हैं उनसे किस कारण ठंडक होती है? तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, सभी बच्चे बताएं इसका आंसर। बिल्कुल, गैस को दबाने एवं मुक्त करने से, इससे होती है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। हम्म, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि पंखा ठंडी में हवा की आपूर्ति करता है, हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत, हाँ विकृत करता है, हवा की चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट देखो, पंखा ठंडी हवा में आपूर्ति करता है, हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताओ। अब ये पंखा तो सबको चलता है, एक पंखा गर्मी में मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि क्या होता है, उससे आराम की अनुभूति क्यों होती है? हाँ, तो क्या होता है कि हमारा जो पसीना होता है वो वाष्पित हो जाता है, तेजी से वाष्पित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिसने बच्चे ने बताया। गर्मी में मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीने, ये पंखे द्वारा बाष्पीकरण के कारण से हमें अनुभूति का अनुभव होता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, आप अंततः कमरे में थोड़ा गर्म कर सकते हैं, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, आप कमरे को ना तो गर्म ना ठंडा कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है?
बिल्कुल। हाँ, इसका आंसर देना है सभी बच्चों को। देखो, इसका क्या है कि कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कैसे करोगे? तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है। फलस्वरूप कमरा थोड़ा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो गर्म होता है, ठंडा नहीं होता रेफ्रिजरेटर से। कहते हैं ना कि रेफ्रिजरेटर खोलो, ठंडा आ रहा नहीं, गर्म हो जाता है उस जगह के एरिया। ठीक है, चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाई लोगों, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरा का तापमान कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वहीं रहेगा? ये तो सबको पता होगा, अभी जस्ट किया हमने। तो इसका तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी बताया। अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन इतनी तो समझाने लायक है नहीं कि बहुत। क्वेश्चन 10वां है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है कब? 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इन सब तापमानों पर पानी का किस में घनत्व सबसे अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व सबसे ज्यादा किस में होगा? बताओ। पानी का सब घनत्व सबसे ज्यादा अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। सॉरी, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -4 मत लगा देना, याद रखना। ठीक है, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और उसका हाँ, आयतन न्यूनतम होता है, क्योंकि इस टाइम इसका आयतन क्या होता है? आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है, याद रखना। चार याद रखना। ओके, चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। हम्म, अगला क्वेश्चन क्या बोला? 50 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेनहाइट स्केल में। तो 50 डिग्री सेल्सियस का फॉरेनहाइट स्केल में, तो भाई अब मैंने फार्मूला बता दिया है। अगर अब आप गलत कर रहे हो, F = 9/5 × 50 प्लस कितना, 32। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको ही भी मैं सॉल्व कर दूं भैया, तो भैया आप कहोगे तो सॉल्व कर देता हूँ। 90 + 32 32। एफ बराबर, तो इसको जोड़ देंगे, 9 3 कितने होते? 12। ठीक है, तो 122 डिग्री सेल्सियस वो फॉरेनहाइट आ जाएगा। अब बताओ, 122 है कहीं पे? हाँ, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब निकाल लोगे ना, अब तो नहीं मुझे कहोगे बार बार। 12वां क्वेश्चन क्या है? अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक कैसा होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, बढ़ने के बाद घटता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। मतलब अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक। अगर तुम अधिक ऊंचाई पर द्रवों का जो क्वथनांक देखोगे तो किस तरीके का होता है? तो घटता है, बढ़ता है, कैसा होता है? अधिक ऊंचाई पर, जल्दी बताइए, अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक कैसा होता है? तो वो घटता है। कैसा होता है? घटता है। बिल्कुल, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घटता है। दाब का क्वथनांक से समानुपातिक संबंध होता है। यही कारण है कि ऊंचाई के साथ साथ क्वथनांक घटता है। मतलब जैसे ऊंचाई बढ़ेगी क्वथनांक घटेगा, जैसे ऊंचाई घटेगी तो क्वथनांक बढ़ेगा। मतलब उल्टा होता है दाब का, वो ऊंचाई का। ऊंचाई के साथ क्वथनांक घटता है, ऊंचाई के साथ दाब दाब घटता है। ठीक है, तो ऊंचाई जैसी बढ़ेगी तो दाब घटेगा, क्वथनांक घटता है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ेगी। ठीक है, तो याद रखना, तो कैसा होगा? ऊंचाई पर द्रव्यों का क्वथनांक कैसा होगा? घटता है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, एक एक क्वेश्चन करते जा रहे हैं, स्पीड के साथ चलना है क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जल्दी करने हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है कि मतलब वो खालिस्तान है के कारण, मतलब इन चारों में से के कारण, ये कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। तो कम क्वथनांक, उच्च क्वथनांक, या उच्च विशिष्ट ऊष्मा, या कम विशिष्ट ऊष्मा। तो इसको आंसर बताएं सभी बच्चे। हाँ, बताइए सभी लोग। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसका जो आंसर है वो होगा उच्च विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा इज द राइट आंसर। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जिससे तात्पर्य यह है कि जल को गर्म होने के लिए काफी अधिक मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तथा ठंडा होने के लिए भी एक बड़ी मात्रा की ऊष्मा से को निकालना पड़ता है। इस प्रकार जल ना तो जल्दी गर्म और ना ही जल्दी ठंडा, जल का यह गुण उसे उत्कृष्ट शीतलन एजेंट बनाता है। तो जल को क्या बनाता है? उच्च विशिष्ट ऊष्मा बनाया जाता है। ठीक है, क्या बना सकते? उच्च विशिष्ट ऊष्मा।
ठीक है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी का उत्कृष्ट शीतलन होता है। ठीक है, क्योंकि ना जल्दी ठंडे कर सकते ना जल्दी गर्म कर सकते उससे। जब ठंडा कर मतलब ठंडा करते हैं तो बहुत सारी ऊष्मा लगती है, वो गर्म करते हैं तब बहुत ज्यादा उसमें ऊष्मा लगती है, ठंडा करते हैं। राइट, तो इस तरीके से हाँ चीजों को ऊष्मा दोनों दोनों में लगती है, उत्कृष्ट टाइप का, उच्च उत्कृष्ट। हम्म, एक सेकंड, कहाँ भाग रहा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके, ठीक है, और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि बताओ, लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके दोनों, देखो दो टुकड़े हैं, मतलब एक लोहे का है एक लकड़ी का है, एक तरीके से दोनों ठंडियों में डाल दिया रात भर के लिए, सुबह उठे तो किसको छूने में ज्यादा ठंड लगेगी, लकड़ी के या लोहे के, बताओ। सभी लोग आंसर दें। तो इस सबको आंसर पता है कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, तो यही होगा, बताओ। क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा कैसा है, अच्छा चालक है, लोहा कैसा है, अच्छा चालक है, इसलिए क्या होगा कि लकड़ी का जो वो लोहे का टुकड़ा जो होगा वो ज्यादा ठंडा होगा, ठीक है, अधिक ठंडा होगा, है ना। चले, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या बोला, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या बोला है, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब कोई मैदानी इलाका है उसका अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। मतलब कोई मैदानी इलाका है उसका अधिकतम तापमान कितना हो, 30 डिग्री सेल्सियस से कम, 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। ठीक है, अगला है, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। मतलब कहने का मतलब, दो पॉइंट दिए हैं। अब दोनों किस प्रकार से, पहला क्या बोला कि ये कोई मैदान है, ठीक है, किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट में भी मानते हैं। यदि किसी पहाड़ी इलाके का तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव कैसे मानते हैं। तो आप लोगों को पता है कि बोलते ना हीट वेव चलने लगी, ऐसा बोलते हैं, तो कब बोलते हैं हीट वेव चलने लगी। हम्म, हाँ, तो मैं बता देता हूँ, गुणात्मक रूप से हीट वेव या लू वायु के तापमान की स्थिति है जो मानव शरीर के संपर्क में आने पर उसके लिए घातक सिद्ध हो जाती है। मात्रात्मक रूप से इसे किसी क्षेत्र में वास्तविक तापमान या सामान्य से उसके विचलन के संदर्भ में तापमान सीमा के आधार पर परिभाषित किया जाता है। यदि किसी स्टेशन का तापमान मैदानी क्षेत्र के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या अधिक और पहाड़ी क्षेत्र के लिए 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो इस स्थिति में हीट वेव, देखो अलग अलग माना गया है सबके लिए। कहीं देखो जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया, तो मतलब 30, जैसे ये ऐसा कर लो, ये पहाड़ी क्षेत्र के लिए है एक तरीके से, और ये मैदानी क्षेत्र के लिए है, बस ये समझ जाओ। तो इसका जो आंसर हो सकता है वो डी ऑप्शन, ना तो वन ना टू, है ना। तो ये सबके लिए पूछा है हीट वेव, मतलब सबके लिए। अगर पूछता है हीट वेव पहाड़ी क्षेत्र के लिए कितना है और ये मैदानी क्षेत्र के लिए, तो ये 40, तो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना। अगला पॉइंट है तरंग गति, टॉपिक का नाम है तरंग गति, तरंग गति के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। क्वेश्चन क्या बोला है, लोलक, लोलक की कला अवधि, टाइम पीरियड, लोलक की टाइम पीरियड कितना है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम। देखो लोलक होता है तुम्हें पता है, जैसे एक हाँ, यहाँ है एक लोलक टंगा है, ठीक है, अब ये हिलता है ऐसे, ठीक है। तो लोलक के जो टाइम पीरियड होता है हिलने का, तो वो किस पे निर्भर करता है, लंबाई पे, जो लंबाई है इसकी, मतलब ये लटका है इसकी लंबाई पर, या द्रव्यमान पर इसके, या समय के ऊपर, या तापक्रम के ऊपर। तो लोलक किस प्रकार से काम करता है, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। बिल्कुल, तो लोलक डिपेंड करता है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, देखो अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, ठीक है। तो एक सेकंड रुकना, चलो कोशिश करना है कि मुझे एक दो क्लास में इसको खत्म करना है, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग, एक्स किरण या गामा किरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनुदैर्ध्य तरंग किस प्रकार की तरंग दैर्ध्य है, तो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण कौन सा है, तो वो है ध्वनि तरंग। कौन सी है, ध्वनि तरंग इज द राइट आंसर। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है हाँ, उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी। देखो, दो उत्तरोत्तर श्रृंग, ठीक है, और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आयाम, एम्पलीट्यूड, या तरंगदैर्घ्य, या आवृत्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या कहते हैं? दो मतलब उत्तरोत्तर श्रृंग है और दो उत्तरोत्तर गर्त हैं, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो वो बताना है। तो इनकी बीच की दूरी को कहा जाता है तरंगदैर्घ्य। ठीक है, क्या कहा जाता है? तरंगदैर्घ्य इज द राइट आंसर। ओके, इसको समझने की कोशिश करना क्या है। चलो कोई नहीं, याद कर लो आप तरंगदैर्घ्य। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखने के में तो प्रॉब्लम हो नहीं रही, मैं आराम से बड़ा भी कर देता हूँ क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। बताइए, सभी लोग बताओ, इसको आंसर सबको पता होना चाहिए भाई। अगर आप पढ़े हो तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये होता है, ये ऑप्शन कौन दिया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चुंबकीय तरंगों का वेग याद रखना, ये क्या है? ये वेग है। ओके, चलें इसके बाद अगला। हम्म कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित अनावेशित दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताओ कॉस्मिक किरणें कैसी हैं? तो कॉस्मिक किरणें जो होती हैं वो आवेशित कण है। किस प्रकार के कण है? वो आवेशित कण है। चले इसके बाद, हाँ, याद रखना। देखो, कॉस्मिक किरणें विद्युत चुम्बकीय किरणें, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। जो कॉस्मिक किरणें किरणें हैं, ये विद्युत चुम्बकीय किरणों का भाग नहीं है। ठीक है, ये ऊर्जा के आवेशित कण हैं। ये किस प्रकार की कॉस्मिक किरणें कैसी हैं? उच्च ऊर्जा को आवेशित करने के कण हैं, जो अंतरिक्ष में लगातार प्रकाश की गति में गमन करते हैं। तो ये किसकी गति में गमन करते हैं? प्रकाश की गति में गमन करते हैं। ठीक है, ये किसका भाग नहीं है? प्रकाश की गति में गमन करते हैं। ये कोई विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भी भाग नहीं है। तो ये विद्युत विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम होता है, उसका भाग नहीं है। ठीक है, ये उसका भाग नहीं है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। हाँ, वातावरण। देखो, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होती है, गर्म होता है? तो वातावरण मुख्य रूप से, तो एक तरंग, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, लघु तरंग और सौर विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, दोनों है। ठीक है, तो इसको बताओ। तो जो वातावरण होता है वो मुख्य रूप से किस प्रकार से गर्म होता है? तो आंसर इसको बताना है। तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण, जो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण होता है उसके कारण ये गर्म होता है। सूर्य तप के द्वारा तप्त होने के पश्चात पृथ्वी ऊष्मा को दीर्घ तरंग रूप, जिसे लॉन्ग वेव फॉर्म में अपने निकट स्थित वायुमंडल परतों और संचरित कर देती हैं। दीर्घ तरंग विकिरण को वायुमंडलीय गैस कौन कौन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, द्वारा आवेशित कर लिए जाते हैं। स्पष्ट है कि पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण है। ठीक है, तो किस प्रकार से है पृथ्वी का दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण? मतलब किस तरीके से बोला जाएगा कि यहाँ की जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके द्वारा ये ज्यादातर वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है। ठीक है, चलो इसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो साउंड, मतलब ध्वनि। ठीक है, ध्वनि पढ़ने जा रहे हैं। ध्वनि को पढ़ेंगे, ध्वनि का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो सबको पता है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो बताइए, आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा, गुणवत्ता। तो हर्ट्ज में क्या नापी जाती है? तो आवृत्ति। क्या नापी जाती है? आवृत्ति को इसमें नापते हैं हर्ट्ज। ठीक है, याद रखना। चलो इसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर देखेंगे। आवृत्ति मापा जाता है हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में, या वाट में। तो आवृत्ति कैसे मापा जाता है? तो हाँ, सभी लोग बताएं। तो आवृत्ति किस में नापी जाती है? अभी जस्ट क्वेश्चन पढ़ा है, उसका अपोजिट क्वेश्चन है, तो हर्ट्ज इज द राइट आंसर। ओके, चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड। ध्वनि की तीक्ष्णा, क्या क्वेश्चन क्या बोला? ध्वनि की तीक्ष्णा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि के वेग, ध्वनि का आयाम, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्वनि की तीक्ष्णा किसके द्वारा नापी जाती है? वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आप बताओ, ध्वनि के वेग, ध्वनि का आयाम, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जल्दी से बताइए आप सभी लोग, तो इसका जो आंसर क्या हो सकता है बताइए। हाँ बिल्कुल, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य इज द राइट आंसर। जो ध्वनि की तीक्ष्णा होती है
इसके द्वारा निर्धारित करते हैं, तो ध्वनि के तरंग दैर्घ्य के द्वारा निर्धारित करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। हम्म, अगला क्वेश्चन क्या बोला, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है। जब ध्वनि एक ध्वनि तरंग होती है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसकी वह कौन सी राशि है जो अपरिवर्तित होती है। ठीक है, तो आप सभी वो लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आवृत्ति, और बी क्या दे रखा है आयाम, और सी क्या दे रहा है तरंगदैर्घ्य, और डी रखा है चाल। तो इसका आंसर है वो है आवृत्ति इज द राइट आंसर। आवृत्ति चेंज नहीं होती जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। एक सेकंड। हम्म, वायु में ध्वनि तरंग होती हैं तिरछी, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुम्बकीय या ध्रुवीकृत, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई किस प्रकार होती हैं, तो वायु में अनुदैर्घ्य होती है। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य। ठीक है, याद रखना वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है, तो अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हम्म, अगला 6वां क्वेश्चन क्या बोला, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक, हाँ, तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है। मतलब कहने का मतलब है कि इस संगीत कार्यक्रम में एक संगीत हो रहा, मैं ठीक है, संगीत कार्यक्रम हो रहा, मैं ऑर्केस्ट्रा बजाने, ऑर्केस्ट्रा होता है जो बजाने के लिए, सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करने करके वह ठीक करने की कोशिश करता है। अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति की एक के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति, ध्वनि का आयाम, ध्वनि की तीव्रता, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो सभी बच्चे इसका आंसर बताते हैं एकदम स्पीड के साथ। हम्म, तो देखो जो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को करता है। ठीक है। हम्म, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम्म, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होगा मात्र ध्वनि मात्र स्रव ध्वनि के, आम बातचीत के, शोरगुल वाली सड़क से आने वाली ध्वनि के, एक मशीन शॉप से आने वाला शोरगुल, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो आप सभी बच्चे बताएं इसका आंसर। हाँ, तो इसका होगा कि 100 डेसिबल का प्रबल स्थल संगत। ठीक है, ये कहाँ से, ये एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल से। एक मशीन शॉप है, वहां से जो शोरगुल आता है वो 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होता है। ठीक है, याद रखना। एक सेकेंड। अल्ट्रासोनिक तरंग है क्या, अल्ट्रासोनिक तरंग है 20 किलोवाट हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं, 20 किलोवाट हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं, 20 हर्ट्ज और 20 किलोवाट हर्ट्ज किलो हर्ट्ज के बीच आवृत्ति की तरंगे हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो अल्ट्रासोनिक तरंगे बताओ यार, सबको पता होगा अल्ट्रासोनिक तरंगों के बारे में। तो ये है 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं। ठीक है, याद रखो इससे ज्यादा ही होती हैं 20 से। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोला, बिल्ली को सुनने की आवृत्ति विस्तार होता है। बिल्ली को सुनने का आवृत्ति विस्तार कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज, 45 से 64, 10 से 100, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताओ बिल्ली को कितना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 45 से 64 इज द राइट आंसर। जिसने भी बताया बहुत बढ़िया आंसर दिया। कमेंट करते चलना, जो भी बच्चे हैं कमेंट करके इनकी कोशिश करना आप लोग। हम्म, अगला क्वेश्चन क्या बोला, ध्वनि का वायु में वेग, हाँ, अनुमानता कितना होता है, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 330 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10 मील प्रति मिनट, या 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ध्वनि का वायु वेग अनुमानता कितना होता है, ध्वनि का वायु वेग, ध्वनि का वायु वेग कितना होता है, जल्दी बताओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। सो ये है ध्वनि का वायु वेग होता है 330 मीटर प्रति
सेकेंड। ठीक है, चले आगे? बिल्कुल आगे चलो। हाँ, अगला क्या है? गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित कारणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? गर्भ में, सॉरी, मैंने गलत किया। गर्भ में भ्रूण विकास, अगर भ्रूण का विकास हो रहा है उसको जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में किसका उपयोग किया जाता है, तो आप बताओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा पराध्वनि तरंगें। कौन सी होती हैं? पराध्वनि तरंगें होती हैं, जो गर्भ में भ्रूण का विकास को जानने के लिए अल्ट्रासोनिक तकनीकी के तहत पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। किस ध्वनि का उपयोग किया जाता है? पराध्वनि उपयोग किया जाता है। इससे पता चलता है भ्रूण के विकास को। ठीक है? अब अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा। एक बार मैं देख लेता हूँ कितने क्वेश्चंस हो गए और कितना बचा है। लास्ट देख लो, 125 से अभी तो हाँ काफी है, 70 क्वेश्चन की समथिंग है ना, 25 बिल्कुल। चलो विद्युत धारा को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक क्लास और लूंगा इसकी। इसमें और 10-20 क्वेश्चन और करा देता हूँ विद्युत धारा के, क्योंकि पता है अगर एक क्लास और हो जाएगी लास्ट क्लास में ये खत्म करना है जल्दी। इसके बाद हमें केमिस्ट्री भी उठानी है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, समझने की कोशिश करना। हाँ, अगला जो है वो है विद्युत धारा की इकाई है कूलाम, वोल्ट, वाट, एम्पियर। तो बताइए विद्युत धारा की इकाई है तो किस, विद्युत धारा की जो इकाई है वो सबको पता है यार, एम्पियर इज द राइट आंसर। अब इसको नहीं मैं समझाऊंगा, ये जल्दी जल्दी कराते हैं इन क्वेश्चनों को, क्योंकि देखो आप लोगों को जिसको अब इतना छोटा नहीं पता तो वो तो भाई बीपीएससी ने मत दे तो ज्यादा सही है। ठीक? विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, कूलाम या वाट। अब विद्युत शक्ति, पहले विद्युत धारा पूछा था, विद्युत शक्ति, तो जल्दी बताओ विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी है? हाँ बिल्कुल, वाट इज द राइट आंसर। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तुरंत पढ़ा करो क्वेश्चन, तुरंत आंसर देने की कोशिश किया करो कमेंट बॉक्स में। एक सेकंड रुकना है, इसको थोड़ा सा बंद कर दूं, जगह भी था ना। हाँ, निम्नलिखित में से क्या, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस तरीके से एक बोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? तो एक बोल्ट कैसे कैसे व्यक्त करते हैं, कौन सा तरीका होता है जो जिसे एक बोल्ट बोल्ट के द्वारा व्यक्त करते हैं? तो वो है 1 जूल प्रति कूलाम। 1 जूल प्रति 1 जूल प्रति कूलम। ठीक है, चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अभी ये सेम किया था हमने ये क्वेश्चन। ठीक है, कॉस्मिक किरणें क्या है? आवेशित, अनावेशित, आवेशित अनावेशित दोनों, या उपयुक्त में से कोई कोई नहीं। तो कॉस्मिक किरणें जो है वो आवेशित कण है। कैसे हैं? आवेशित कण है, बताया था मैंने किस प्रकार के कण, ये विद्युतीय नहीं है, बताया ना, ये सौर सौर टाइप के हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब प्रकाशिक हैं, सौर क्या है, तो ये क्या है? आवेशित कण है। ठीक है, चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? हाँ, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई अभी जस्ट सेम क्वेश्चन किया है, तो वो इज द वाट इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या है? वाट। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? टरबाइन एवं डायनेमो, क्या भाई? टरबाइन एवं डायनेमो, डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? जो टरबाइन एवं डायनेमो है, से जो बिजली प्राप्त होती है, करने से किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, किस ऊर्जा वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ये बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर सभी लोग बच्चे बताएं। रासायनिक ऊर्जा, देखो टरबाइन है एवं डायनामो से बिजली, तो रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा या मैग्नेटिक ऊर्जा, कौन सी होती है? तो ये बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर, जो मैकेनिकल ऊर्जा होती है वो क्या होती है? टरबाइन एवं डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा को किसमें करते हैं? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल ऊर्जा जो टरबाइन का यूज होता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? अगला क्वेश्चन बोल रहा है 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगी। अगर 100 वाट का बल्ब है, बिजली बल्ब है, अगर वो 10 घंटे तक जलता है तो कितनी बिजली खर्च हो जाएगी? तो चलो इसका आंसर सभी बच्चे दें। हाँ बताइए इसका आंसर। अब भाई अब ये नहीं बता पाओगे तो गलत है ना, बताओ गलत है क्या? देखो 100 वाट का बिजली, 100 वाट है, ठीक है, और 10 घंटे जलता है, तो कितना हो गया? मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1000।
1000 क्या हो गया, वाट घंटा या किलो वाट घंटा, क्या हो गया, ये किस में दिया था, ये वाट में दिया था, ठीक है, ये घंटे में दिया था, ठीक है, 10 घंटा। अब ये क्या बन गया, किलो वाट घंटा, क्या बन गया, किलो वाट घंटा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर कितने, तो 1 यूनिट होती है, कितनी होती है, 1 यूनिट, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 यूनिट, एक एक इज द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चले आगे। अब ज्यादा टाइम तो नहीं दूंगा, आप समझते चलो और एक एक देखते चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान बताओ। मतलब कहने का मतलब, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है, ठीक है। यदि प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान बताना है। हाँ, तो बताइए इसका आंसर। ये तो कहते सॉल्व करना पड़ेगा सर, करना पड़ेगा कि नहीं। चलो इसको सॉल्व कर लेना, अगर नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। हाँ, तो देखो जैसे इसका फार्मूला होता है, आप अगर निकालोगे तो ये फार्मूला ऐसे लगाना पड़ेगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। इसको सॉल्व करोगे तो, सॉरी R2, इसको सॉल्व करोगे तो R बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखोगे तो R रख देना, R कितना दिया है, तुरंत कितने, 1.43, देखो ऐसे रख देना। अब इसको खुद सॉल्व करना, 1.403 बराबर 2। अब ये क्या है, उसने क्या बोला, उसने बोला कि R1, उसने कहा यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलोग्राम है, कितना है, R1 का मान मान लो वो है 2 किलो ओम, ठीक है। दूसरे प्रतिरोध का मान पूछा है, एक का मान रख दिया और दूसरे का R2 का मान निकालना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व तो कर ही लोगे, तो इसमें R2 का जो मान आएगा सॉल्व कर लेना भाई लोगों। यहाँ सॉल्व करूंगा तो थोड़ा टाइम लेगा, इसका मान आएगा 4.70 किलो ओम, ठीक है। ये मैंने सॉल्व कर लिया, कितना आ गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। सॉल्व तो कर ही दिया, थोड़ा सा रह गया था सॉल्व करने के लिए। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, एक सामान्य सूक्ष्म सेल से विद्युत अपघटय होता है, अपघटय जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, अमोनिया क्लोराइड या मैग्नीज ऑक्साइड। तो बताइए, एक सामान्य सूक्ष्म सेल है, सूक्ष्म से विद्युत अपघटय होता है, कितने मतलब सूक्ष्म सेल से विद्युत अपघटय होता है जस्ता। तो आप बताइए इसका आंसर, सभी लोग बताएं इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अमोनिया क्लोराइड इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे। हाँ, डायनेमो, हाँ डायनेमो विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। बताओ डायनेमो क्या करता है, अभी अपन ने पढ़ा था लास्ट को, एक क्वेश्चन में आया था, तो उसमें मैंने बताया भी था। तो डायनेमो काम क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसको करता है भाई, यांत्रिकी को चेंज कर देता है विद्युत ऊर्जा में, बस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और ध्यान दिया करो सभी लोग। हम्म, अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत मोटर में ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो विद्युत मोटर क्या काम करता है, तो विद्युत मोटर क्या काम करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो या विद्युत मोटर हुआ है तो वही है, तो क्या करते हैं, देखो अभी ये क्वेश्चन क्या किया था, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, डायनेमो क्या करते हैं, यांत्रिकी जो ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में, और जनरेटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, जो विद्युत धारा होती है वो किस उपकरण से नापी जाती है, इसका आंसर बताना है। तो वो विद्युत धारा सबको पता है, एमीटर से नापी जाती है, अब इसको ज्यादा टाइम तो नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, फिर भी वही सेम क्वेश्चन आएगा, रिपीट क्वेश्चन को रिपीट के तरीके करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक प्रकार, हाँ सेल एक ऐसा उपकरण है जो जो काम क्या करता है। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, प्रकाश ऊर्जा
विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फोटो इलेक्ट्रिक का काम क्या है पता है ये सभी लोग? तो फोटो इलेक्ट्रिक का जो काम होता है वो क्या होता है? तो वो होता है प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट बदलता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। सोलर सेल या सौर सेल का एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि तो इसका आंसर है जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है। दोपहर में सबसे अधिक ऊष्मा होती है। देखो सारे ऑप्शन पढ़ते जाओ। दोपहर के समय सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, फिर में से कोई नहीं। तो ये क्या है? देखो ना सोलर, देखो इसको पढ़ लो तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अभी इस टॉपिक के कितने क्वेश्चन बचे हैं मुझे देख लेने दो, एक सेकंड। अभी ये टॉपिक कब खत्म होगा? हाँ, चलो इसके बाद 17 अभी हम यहीं तक करेंगे, इसके बाद अगली क्लास में उठा लेंगे, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन क्या बोला? हाँ, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ठीक है, 17 क्वेश्चन क्या बोला? तो इसका जो आंसर होगा वो है प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम इज द राइट आंसर। मतलब चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो प्लेटिनम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब अगला क्वेश्चन जो करेंगे 18वां क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्लास काफी बड़ी हो गई तो आप भी बोर हो रहे होंगे ना, है ना? तो अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में सभी बच्चे फिर दो और अच्छे से लेते चलो, 2x पे लगा लो, सुनते जाओ, कई बार सुन लो क्लास को। ठीक है, स्पेशल फॉर बीपीएससी और यूपीपीसीएस वाले भी पढ़ सकते हैं इस क्लास को, आर भी, क्योंकि उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए भी। ठीक है, तो चलते हैं। और यूपीपीसीएस वालों की क्लासेस आ ही रही हैं, आपकी करंट बराबर चली रही, सभी बच्चे करंट लें और मैम पढ़ा रही, मैम की सारी क्लासेस लें। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय। कहते हुए सर बात भी नहीं करते और सीधे क्लास का अंत कर देते हैं जल्दी जल्दी से।